हेलो फ्रेंड्स, सीए पवन साडा हियर। आज हम लोग सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन पेपर ऑफ सितंबर 2025 उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो ये आपको जो पेपर है इनकम टैक्स वाला जो पार्ट है, एज यू कैन सी, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड थर्ड फोर्थ में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना, दो क्वेश्चंस करने होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 6 + 4 10 मार्क्स, थर्ड क्वेश्चन में भी दो पार्ट से 6 + 4, फोर्थ क्वेश्चन में भी दो पार्ट से 6 + 4। अब ये बी में दो ऑप्शन से, इसमें से दो में से कोई एक कर सकते हो। दिस इज द इनकम टैक्स पार्ट ऑफ द पेपर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन टोटल इनकम का क्वेश्चन रहता है एज ऑलवेज। आपको इसमें क्या पूछा है वो पहले पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको पूछा है कि कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राम अंडर बोथ द टैक्सेशन रेजिम्स, नॉर्मल एज वेल एज अंडर सेक्शन 115 BAC, and suggest the one which is more beneficial to him. Ram prepares his accounts on mercantile basis. So आपको टैक्स भी कैलकुलेट करना है दोनों रेजिम के हिसाब से, टोटल इनकम भी कैलकुलेट करना है। एंड आपको दिया है कि his age is 58 years, means he is not a senior citizen. So keeping those things in mind, we will be calculating. Now, first of all, we will calculate by any one of the regimes, and then we will make the changes, adjustments as per the other regime. तो जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं तभी हम लोग मार्किंग करते जाएंगे कि कौन से पॉइंट का एडजस्टमेंट कौन से हेड में आएगा एंड कौन से पॉइंट का एडजस्टमेंट जस्ट जब हम लोग एक रेजिम से दूसरे रेजिम में शिफ्ट करेंगे तब भी आएगा। सो देखिए, सबसे पहले मैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से पूरा सॉल्व करूंगा और फिर उसको ऑप्शनल टैक्स रेजिम में कन्वर्ट करते वक्त क्या चेंजेस होते हैं वो हम लोग करेंगे। सो इट्स गिवन टू यू दैट स्टेटमेंट ऑफ P&L shows a net profit after depreciation but before tax of rupees 52 lakhs for the financial year ended 31st March. Clearly he is engaged in the business, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से ध्यान रखना है, मींस ओल्ड रेजिम में एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं तो रेगुलर है। सो आपको दिया है कि ये सारे, अब इसमें से जो जो चीजें बिजनेस प्रॉफिट में डेबिटेड या क्रेडिटेड नहीं होना चाहिए था उसको हम रिवर्स करेंगे। तो पहले हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के लिए बात करेंगे। सो सबसे पहले आपको दिया है 52 lakhs इज आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो जो एक्सपेंसेस या पेमेंट्स होंगे वो डेबिट हुए होंगे और जो इनकम्स नेचर की चीजें होगी वो क्रेडिट हुई होगी इसमें। सो पहला डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स इज रुपीज 28 लाख इंक्लूडिंग एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। नाउ मैं यहां पर बी लिख रहा हूं क्योंकि एडिशनल डिप्रिसिएशन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में अलाउड नहीं रहता है। सो दिस शुड बी एडेड बैक। पूरा 28 लाख डेबिट हुआ है इंक्लूडिंग दैट 1.5 लाख, 1.5 लाख हमको एड बैक कर देना चाहिए प्रॉफिट में, इसलिए मैं बी लिख रहा हूं, बिजनेस हेड से रिलेटेड है इसीलिए। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 2,10,000 फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एज पर सेक्शन 234B। तो अब टैक्स का जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, इट इज डिसअलाउड। इनकम टैक्स का पेमेंट भी डिसअलाउड रहता है अंडर सेक्शन 40A। तो इनकम टैक्स के सेक्शन 40A2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द क्लॉज नंबर, तो इनकम टैक्स पे जो इंटरेस्ट लगता है वो भी डिसअलाउड रहता है एंड दैट इज अंडर बोथ द रेजिम्स। यस, अब ये जो मैंने ऊपर बी लिखा इसमें मैं एक और मार्क लगा देता हूं क्योंकि ये वाला आइटम जब हम लोग डिफॉल्ट से ऑप्शनल टैक्स रेजिम में जाएंगे तो फिर से हम लोगों को रिवर्स करना होगा, मतलब कि ये ऑप्शनल टैक्स रेजिम में अलाउड रहेगा। देन 3,50,000 paid to a contractor for carrying out whitewash work at factory premises. Tax was not deducted at source on this payment and the contractor did not file his return of income for the relevant previous year. So मतलब हमने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, टैक्स तो डिडक्ट करना चाहिए था पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन 194C के हिसाब से। सो कॉन्ट्रैक्टर ने भी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वो तो कंप्लायंस वैसे भी अगले साल होता है अगर वो रिटर्न फाइल करे तब। अभी तो हमारा एक्सपेंडिचर कुछ हद तक के डिसअलाउ हो जाएगा। सो PGBP हेड में देयर विल बी अ डिसअलाउंस ऑफ 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर। सो 3,50,000 इंटू 30% अंडर सेक्शन 40। अगर टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो अप्लाई होता है सेक्शन 40A1A बिकॉज यहां पर पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर है हम मानेंगे। तो 30% एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड एंड दैट इज अंडर बोथ द रेजिम्स।
कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड 3 लाख रुपीस, तो ये आपकी पीजीबीपी के प्रॉफिट में डेबिटेड है, तो ये यहां से तो पूरा एडबैक हो जाएगा। और ऑप्शनल टैक्स रिजिम में इसका हम लोग डिडक्शन लेंगे, इसका हम लोग डिडक्शन अभी नहीं लेंगे, ऑप्शनल टैक्स रिजिम में इसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80G। देन एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग चार्जेस इन a brochure of a political party registered under section 29A of Representation of People Act 40,000 paid by way of check। तो इसका भी डिडक्शन सेक्शन 37 के हिसाब से, सेक्शन 37 में जो एक्सेप्शन है उसके हिसाब से अवेलेबल नहीं है अंडर द पीजीबीपी हेड। बट अगेन इस चीज का भी डिडक्शन सेक्शन 80GGB में इंडियन कंपनीज को एंड 80GGC में अदर देन कंपनीज को अवेलेबल रहता है। सो इट विल बी अवेलेबल अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजिम। तो ऑप्शनल टैक्स रिजिम के लिए मैं एक ऐसा मार्क लगा रहा हूं कि बाद में उसको कंसीडर करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स obtained from a cooperative bank not paid before the due date of filing the return of income। तो सेक्शन 43B के हिसाब से ये डिडक्शन डिसअलाउ हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम बैंक अगर हम लोग ने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पे नहीं किया तो दैट एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड बट अलाउड लेटर व्हेनेवर इट इज पेड। तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, ये सब अभी तक के डेबिट हुए होंगे, तो उसमें से जो जो डिसअलाउड है वो रिवर्स होते जाएगा। Contribution towards pension scheme of employees 1,50,000. The eligible salary and dearness allowance for the pension scheme referred to in section 80 CCD is 10 lakh rupees। तो अब इसमें सेक्शन 36 में ये वाला पॉइंट कवर्ड है। ओनली 14% ऑफ सैलरी तक का डिडक्शन अलाउड रहता है। सो 10 लाख का 14% होता है 1,40,000। मींस एक्सेस 10,000 रुपीज विल बी डिसअलाउड एंड दैट इज अंडर बोथ द रिजिम्स एंड दैट विल बी एडेड बैक टू आवर प्रॉफिट। Then industrial power tariff concession of rupees 2,50,000 received from central government। So ये जो अमाउंट है this is a revenue receipt। आपको पावर टैरिफ कंसेशन मिल रहा है गवर्नमेंट से, पेमेंट मिल रहा है, सो इट इज इन द कोर्स ऑफ योर बिजनेस। तो इसका नो टैक्स ट्रीटमेंट, तो बिकॉज ये ऑलरेडी आपके पीएनएल में क्रेडिटेड होगा। ये कंसेशन रिसीव्ड है, आपको लिखा था कि फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन डेबिटेड और क्रेडिटेड, तो जो एक्सपेंडिचर या पेमेंट से वो डेबिट हुआ होगा। ये कंसेशन आपको मिला है तो ये क्रेडिट हुआ होगा एंड क्रेडिट होना भी चाहिए बिकॉज इट इज टैक्सेबल एज अ रेवेन्यू रिसीट। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ कैपिटल रिसीट। ऑल्सो गवर्नमेंट सब्सिडीज आर टैक्सेबल, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर टैक्सेबल, और ये तो बिजनेस से रिलेटेड है तो ये तो टैक्सेबल रहेगा। नथिंग टू बी डन, ना प्लस करना है ना माइनस करना है, ऑलरेडी क्रेडिटेड है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स ग्रॉस, तो बैंक से जो एफडी इंटरेस्ट मिला है ये बिजनेस हेड से हट जाएगा और ये अदर सोर्सेज हेड में ऐड हो जाएगा। इट विल बी कंसीडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ग्रॉस लिखा है मतलब वो टीडीएस के बाद का नहीं है। कैश गिफ्ट फ्रॉम फादर बिजनेस हेड से हट जाएगा, अदर सोर्सेज हेड में इसके बारे में लिख देंगे एज इट इज अ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट टैक्सेबल। सो नो डिफरेंस अंडर बोथ द रिजिम्स एज फार एज दीज पॉइंट्स आर कंसर्न। द रिजिम्स में डिफरेंस सिर्फ एडिशनल डिप्रिसिएशन का आएगा और ये 80G और 80GGC के डिडक्शंस का आएगा। अब ये पॉइंट्स तो पीएनएल में डेबिटेड या क्रेडिटेड थे, उसके अलावा आपको और लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस बट पेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर इन कैश ऑन 18th January 35,000। तो इसका मतलब कि 35,000 रुपीज हमने अभी पे किया है बट कैश में पे किया है। नाउ देखिए देयर इज दिस सेक्शन 40A3 जो कहता है कि अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर का सिंगल डे में कैश पेमेंट कर दिया तो वो एक्सपेंडिचर ही डिसअलाउ हो जाता है इफ द अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ ₹10,000। बट अगर आपने एक्सपेंडिचर कोई पिछले साल में इनकर किया था ऑन ड्यू बेसिस, क्योंकि मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और अगले साल आपने उसका सिंगल डे में कैश में पेमेंट कर दिया या अदर देन अप्रूव मोड से पेमेंट कर दिया, तो सेक्शन 40A3A के हिसाब से जो डिडक्शन आपको लास्ट ईयर उस एक्सपेंडिचर का मिल गया था उसको अब हम लोग इनकम मान लेते हैं। सो दिस विल बी एडेड टू योर बिजनेस इनकम्स बिकॉज अंडर सेक्शन 40A3A such expenditure which has been paid in this year, deduction allowed in earlier year shall now be treated as an income. Audit fee for the previous year was 75,000. TDS deducted but not deposited in the relevant previous year. However, TDS was deposited on 31st December. So audit fee पे तो टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था, किया भी था, बट डिपॉजिट नहीं किया था। तो अगर आप उसको इस ईयर की ड्यू डेट ऑफ ROI तक के डिपॉजिट कर देते थे तो आपको डिडक्शन इसी प्रीवियस ईयर में मिल जाता था। लेकिन
आपने उसको डिपॉजिट किया है 31 दिसंबर 24, तो अब जब डिपॉजिट किया है उस साल आपको डिडक्शन मिलता है. सो द डिडक्शन विल बी अवेलेबल नाउ बट नॉट ऑफ द एंटायर 75,000 बट 75,000 का 30%. जितना डिडक्शन पहले डिसअलाउ हुआ था उतना अभी अलाउ हो जाएगा. सो दिस विल बी नाउ अलाउड एज अ डिडक्शन. सो हम लोग अभी कंप्यूटेशन कर सकते हैं. बस इतनी ही सी चीजें हैं. इट इज अफेक्टिंग ओनली 2 हेड्स हियर. आई एम नॉट श्योर वाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसेस आर गिवन, क्योंकि उससे संबंधित तो कैपिटल गेन्स या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के एप्लीकेशन से संबंधित यहां पर कोई भी पॉइंट था नहीं. सो चले हम लोग इसका स्टेटमेंट बनाते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम. अंडर सेक्शन 115 BAC. So name of the assessee Mr. Ram, assessment year 25-26 as applicable for this examination. So ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन में लिख रहा हूं. अब इनकम भी निकाल लेंगे, उस पर टैक्स पेएबल भी निकाल लेंगे एंटायरली. सो सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट द PGBP इनकम. सो फर्स्ट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. अब इसमें या तो हम लोग सेपरेट वर्किंग नोट बना सकते हैं इसका, या तो फिर यहीं पर हम लोग इसका वर्किंग दिखा सकते हैं, बिकॉज बाकी के हेड्स के ज्यादा कोई इनकम है नहीं, सिर्फ अदर सोर्सेज की इनकम अलग से है. तो मैं यहीं पे बता रहा हूं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस. नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनर कॉलम में लिख रहा हूं ₹52 लाख. So I may not be writing all the detailed explanations right now, but मैं बोलते जाऊंगा. आपको एग्जाम के आंसर में तो एक्सप्लेनेशंस भी प्रॉपर लिखना चाहिए. 52 लाख रुपीस इज द नेट प्रॉफिट जो हम लोग ने यहां ले लिया. अब डेप्रिसिएशन में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे. एड बैक एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम. सेक्शन 32(1)(2)(a). ओके, not available under the tax computed, not available if we compute the tax as per the section 115 BAC, which is ₹1,50,000. एड बैक कर रहे हैं क्योंकि वो एक्सपेंडिचर डेबिटेड था बट डिसअलाउड है. देन तो ये जो पॉइंट होते जाएंगे मैं कट कर दूंगा. इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, इसको भी एड बैक कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन income tax, this is also not allowed on the basis of section 40A(2). जिस बेसिस पर इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है उस बेसिस पर इस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B वाले का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. 2,10,000 कोई पेनल्टी होती थी तो उसका भी डिडक्शन नहीं मिलता था. लेट मी जस्ट कंफर्म द सेक्शन नंबर. जो हमारा चैप्टर है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, उस चैप्टर में देख लेते हैं एक बार सेक्शन नंबर. देखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर तो 37(2)(b) में डिसअलाउ होता है, पॉलिटिकल पार्टी वाला, वो सेक्शन नंबर तो यहां पर है. टीडीएस का सेक्शन 40A(1)(a) 30% डिसअलाउंस वाला जो हमने यहां पर देखा, सो ये भी देख लिया है. अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि ये इंटरेस्ट का डिडक्शन कहां डिसअलाउ होता है. यस, दिस इज द करेक्ट सेक्शन, सेक्शन 40A(2). सो टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो टैक्स का नहीं मिलता है तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. क्लियर है. देन द नेक्स्ट इज 3,50,000 paid to a contractor for carrying out whitewash work. So amount disallowed under section 40A(3), disallowance due to TDS default. आपने TDS का डिफॉल्ट किया अंडर सेक्शन 40A(1)(a). The expenditure is ₹3,50,000. उस पर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, सो 3,50,000 इंटू 30% अमाउंट डिसअलाउ हो जाता है, विच इज ₹1,05,000. ये भी एड बैक हो जाएगा. दिस मच विल बी डिसअलाउड. देन ये पॉइंट भी हो गया. कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड,
सो ये दिस इज डेफिनेटली नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, इसीलिए इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, सो देयरफॉर इट इज नॉट अलाउड अंडर द पीजीबीपी हेड. रुपीज 3 लाख है, इट विल बी नॉट अलाउड. ओल्ड रेजिम में अलग से हम लोग उसको एटीजी में उसका डिडक्शन ले लेंगे. देन एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एडवर्टीजमेंट चार्जेस इन अ ब्रोशर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. सो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पेड टू पॉलिटिकल पार्टी. सो हम बोलेंगे इट इज डिसअलाउड अंडर सेक्शन 37(2)(b. दिस अमाउंट इज रुपीज 40,000, तो 40,000 एड बैक कर देंगे. देन इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स obtained from a cooperative bank not paid before the due date. So even this might have been debited, but interest on loan, interest on bank loan not paid, unpaid bank loan, unpaid interest. So basically this will be disallowed under section 43B. There is this section 43B जिसके अंदर में बोला गया है कि अगर हम लोग उस साल के रिटर्न ऑफ इनकम के ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करते हैं तो वो एंटायर एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है. रुपीज 2,60,000. देन एक्सेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम. एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो है वो रिवर्स हो जाएगा. एक्सेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस. सो देखिए 15 लाख का सैलरी कितनी दी है, सॉरी 10 लाख. सो 10 लाख का 14% तक क्या अलाउड है, बट हमने पे किया है 1,50,000. तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, 10 लाख इंटू 14% पोर्शन इज अलाउड, बट 1,50,000 हैज बीन पेड. सो द एक्सेस पोर्शन of rupees 10,000 shall be disallowed. So this is given under section 36, section 36(1)(5). उसका सबसेक्शन नंबर एग्जैक्टली कौन सा है वो हम लोग देख लेते हैं. सेक्शन ये रहा, सेक्शन 36(1)(4)(a). 36(1)(5) तो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है. 36(1)(4)(a) उसमें लिखा था कि इट इज अलाउेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 14% ऑफ सैलरी. एंड ये अमेंडमेंट भी एप्लीकेबल हुआ था इसी ईयर से. पहले 10% ही अलाउड था, सो 14% तक के अलाउड है. देन द क्वेश्चन अगेन, इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन. इसका सिर्फ नोट लिख दोगे, नथिंग टू बी डन बिकॉज इट इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर. अब इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक क्रेडिट हुआ होगा तो इसको माइनस करना है. लेस इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी हेड, इट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस. तो 1,50,000 यहां से हम लोग माइनस कर देंगे. कैश गिफ्ट फ्रॉम फादर, अगेन डेफिनेटली दिस शुड नॉट हैव बीन क्रेडिटेड इन द पीएनएल, बट क्रेडिट किया है तो ये गिफ्ट है, इस हेड में डिस्कस नहीं होता है. सो दिस विल बी रिमूव्ड. इसका इफेक्ट जो है यहां से हट जाएगा. ये अलग से एग्जाम्प्ट है वो भी अलग बात है, लेकिन यहां पे तो नहीं टैक्सेबल है. देन हम लोग ने और दो जगह बी लिख के रखा है. एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द प्रीवियस ईयर, जिसका अभी हमने कैश में पेमेंट कर दिया सिंगल डे में. तो सेक्शन 40(a)(3)(a) जो है उसमें ये होता है. सेक्शन 40(a) टॉक्स अबाउट डिसअलाउंसेस. सो 40(a)(3)(a) देखिए ये यहां पर लिखा है, ये नीचे. इफ द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर एंड द पेमेंट ऑफ द सेम इज मेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर इन अ सम एक्सीडिंग रुपीज 10,000 otherwise than the approved modes, then the such payment shall be deemed to be the PGBP profits of the previous year in which such payment is made. तो section 40(a)(3)(a) अप्लाई हो गया और वो अमाउंट अब टैक्सेबल हो गया. So you will say that expenditure of 23-24 paid by cash, paid by cash on a single day, okay, taxable on the basis of section 40(a)(3)(a). So this entire amount will be now taxable, 35,000. Also the amount is in excess of rupees 10,000. तो मैं बहुत शॉर्ट में यहां पर डिटेल्स लिख रहा हूं एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा उसका जो प्रोविजन है. इट्स मेड ऑन अ सिंगल डे बाय कैश प्रोविजन के साथ में. ऑडिट फी ऑफ 23-24 might have been disallowed in that year.
to the extent of 30%, but now it will be allowed. So plus नहीं करेंगे, minus करेंगे, minus 30% of audit fee expenditure that was disallowed, 30% portion which was disallowed in the previous year 23-24, now allowed as TDS compliance is being completed. TDS is being paid on 31st December 24. So 75,000 का 30% होता है 22,500, उतना आप माइनस अप कर सकते हो, पिछले साल वो एड बैक हो गया होगा. सो दिस विल बी योर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हेड, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन. ये आपकी इनकम रहेगी. मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कैलकुलेटर में. 52 lakhs में ये सब हम लोग एड बैक कर देंगे, प्लस 150 प्लस 210 प्लस 1,05,000 प्लस 3 lakh प्लस 40,000 प्लस 260 प्लस 10,000 माइनस 150 माइनस 90,000 प्लस 35,000 माइनस 22,500. आई होप देर इज नो कैलकुलेशन एरर, क्योंकि वो चेक नहीं हो पाता है. स्टूडेंट्स के साथ में जब करते तब स्टूडेंट्स बता देते हैं. तो दिस इज द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, 60,47,500. दिस इज द इनकम एज पर द हेड पीजीबीपी. अब ये कंटिन्यू होगा, ये चार्ट जो है ये चार्ट कंटिन्यू होगा. इसमें हम लोग पीजीबीपी इनकम के अलावा अदर सोर्सेज की भी इनकम लिख देंगे और फिर टोटल इनकम आ जाएगी और फिर हम लोग उस पर टैक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे. सो मैं यहां पर लिख रहा हूं पीजीबीपी इनकम एज पर द प्रीवियस पेज 60,47,500. सो इट सीम्स दैट द इनकम विल बी मोर देन 50 lakhs, तो सरचार्ज भी लगेगा. अब इसमें जो सेकंड है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उससे रिलेटेड यहां पर दो ही चीजें दिख रही है. एक है जो हम लोग ने एडबैक किया था, इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट. तो ये पूरा ग्रॉस अमाउंट जो है ये टैक्सेबल हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी रुपीज 1,50,000 हम लोग ने पहले वहां से माइनस किया था. सो बिकॉज दैट विल बी टैक्सेबल हियर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. एंड कैश गिफ्ट फ्रॉम फादर इज डेफिनेटली नॉट टैक्सेबल. Cash gift from father is not taxable as he is a relative. Okay, father is a relative, so it is not taxable under section 56 to 10. Okay, as a gift received from relative, not taxable even if the amount is more than rupees 50,000. So now the total of other sources income is rupees 1,50,000 total. So this will give you the gross total income. Okay, this will give you gross total income 61,97,500. Chapter 6A deductions जो है, none of these deductions are available under the न्यू टैक्स रिजिम, जो इस क्वेश्चन के डिडक्शंस हैं. उसके अलावा कुछ डिडक्शंस रहते हैं न्यू टैक्स रिजिम में, लेकिन जो है वो इस क्वेश्चन में नहीं. सो दिस इटसेल्फ इज आवर टोटल इनकम. सो वी विल से दैट द टोटल इनकम एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम इज इक्वल टू 61,97,500. नाउ दिस इनकम डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम टैक्सेबल एट एनी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स. First, I will just recheck the calculations and then I will calculate the tax on this income. 52 lakh plus 1,50,000 plus 2,10,000 plus 1,05,000 plus 6,10,000, ये तीनों मिला के minus 2,40,000 plus 35,000 minus 22,500, yes, plus 1,50,000. तो ये हमारी इनकम हो गई 61,97,500. अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस इनकम पे टैक्स कंप्यूटेशन ऑन दिस इनकम विल बी फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड. देयर इज नो स्पेशल रेट इनकम. सो अब मैं यहां पर एक स्लैब का लिख के नहीं बता रहा हूं. सो टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ऑन इनकम फ्रॉम 0 to 15 lakh will be rupees 1,40,000.
देखिए इस साल जो रेट्स एप्लीकेबल थे उसके हिसाब से बता रहा हूं, 0 to 3 lakhs nil, 3 lakh to 7 lakh at the rate of 5%, मतलब कि 20,000, 7 to 10 at the rate of 10%, मतलब 30,000, 10 lakh to 12 lakh at the rate of 15%, 2 लाख का 15% होता है 30,000, and 12 lakh to 15 lakh at the rate of 20%, this is equal to 3 lakh का 20% होता है 60,000. So this total was 1,40,000 as per this year. We are talking about the assessment year 25-26, जिस साल का ये applicable paper है. Now tax on this, add to this tax on 15 lakh up to 61,97,500. this range, इस रेंज पे इनकम, ये इनकम की रेंज पे टैक्स 30% पे, तो 61,97,500 माइनस 15 lakh into 30%, so this is 14,09,250. ये टैक्स आ रहा है. इसमें आप 140 भी ऐड कर दीजिए तो आपको टैक्स बिफोर सरचार्ज एंड सेस आ जाएगा. दिस इज 15,49,250. इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सरचार्ज, बिकॉज द इनकम इज बिटवीन 50 lakhs to 1 crore, so surcharge will be applicable at the rate of 10%. 1,54,925. This is the surcharge. तो टैक्स प्लस सरचार्ज आ जाएगा 17,04,175. इसका 4% हो जाएगा सेस, विच इज 68,167. 4% cess, and finally the tax payable, health and education cess, 4% of tax plus surcharge. So tax liability, this is the gross tax liability, nothing given about RTDS, हमारा जो tax deduct हुआ है. So ये हो गया total 17,72,342, can be rounded off to 17,72,340. Okay, so this is the tax computation, income and tax computation as per the default tax regime. Now we need to take this whole chart and we need to now adjust it as per the optional tax regime. तो optional tax regime में अगर हम लोग इसको adjust करेंगे तो देखिए क्या होता है. We will be taking the now computation of income and tax as per the optional tax regime. Total income and tax if shifted out of the default tax regime, या नॉर्मल टैक्स regime में जाता है तो under section 115 BAC. So we will start with the point gross total income, yeah, we can even use the total income as per default tax regime, जो हम लोगों ने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है 61,97,500, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम. अब उसमें एडजस्टमेंट हो गए माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर द पीजीबीपी हेड. एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू अ मैन्युफैक्चरिंग असेसी अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 32(1)(2)(a) विच वॉज ₹1,50,000. हम लोग ने 1,50,000 रिवर्स किया था, उसको अब हम लोग कंसीडर कर लेंगे. तो ये मैंने 3 जगह स्टार लगाया है, ये 1,50,000 को हम लोग अभी माइनस कर लेंगे. राइट, सो इससे हमको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम एज पर नॉर्मल टैक्स रिजिम, ओके, या जो रेगुलर रिजिम है व्हेन वी ऑप्ट आउट, या ओल्ड टैक्स रिजिम बोल सकते हैं. So 61,97,500 minus 1,50,000, ये हो गया 60,47,500. अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे चैप्टर 6A डिडक्शंस. चैप्टर 6A डिडक्शंस में 2 ही डिडक्शंस थे यहां पर मेनली. एक था सेक्शन 80G डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, जिसमें विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट 100% ऑफ द पेमेंट इज अलाउड एज ए डिडक्शन, विच वॉज ₹3 लाख एज पर द क्वेश्चन. ये हम लोग ने ले लिया. एंड दूसरा था
expenditure towards advertising charges of a political party, so that deduction is available to an individual assessee under section 80 GGC. Expenditure of advertisement paid to a political party, so as long as वो नॉन कैश मोड से पे हो रहा है उसका डिडक्शन मिल जाता है, एंड दैट अमाउंट इज ₹40,000 एज पर द क्वेश्चन. उसके अलावा और कोई मुझे ऐसी चीज नहीं दिख रही है जिसका डिडक्शन मिलना चाहिए हम लोगों को. बैंक एफडी में हमने अभी डिपॉजिट कुछ नहीं किया, हमको सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है, और एटीसी से रिलेटेड भी कोई डिडक्शन एज सच दिख नहीं रहा है अपेरेंटली. सो दैट्स इट. सो दिस विल बी आवर टोटल डिडक्शंस 3,40,000. अभी डिडक्शंस को भी अगर हम लोग हटा देंगे, सो वी विल गेट टोटल इनकम अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. सो टोटल इनकम 60,47,500 minus 3,40,000, which is ₹57,07,500. This will be our total income. अब हमें इस पे टैक्स निकालना होगा. अगेन सिमिलर कंप्यूटेशन. अब इस बार भी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, सो हमको वही सब ध्यान रखना है. टैक्स ऑन अबव, सो टैक्स कैलकुलेशन ऑन 0 to 10 lakh. This time the tax will be 1,12,500. Assessee is not a senior citizen. पहले 2.5 लाख पे nil, 2.5 lakh to 5 lakh 5% 12,500, 5 lakh to 10 lakh 20% 1 lakh. Then on balance income 10 लाख के ऊपर की जो इनकम है वो है 47,07,500 at the rate of 30%. So इसका 30% होता है 14,12,250. ये हमारा टैक्स बिफोर सेस आ रहा है. ओके, सॉरी, बिफोर सरचार्ज. सो इसमें हम लोग 1,12,500 भी ऐड कर देंगे तो हमको टोटल मिल गया 15,24,750. पिछले वाले में उससे थोड़ा सा ज्यादा आया था टैक्स, अभी थोड़ा कम आया है. आई विल एड सरचार्ज एंड सी. Surcharge at the rate of 10% of the same, 1,52,475. सरचार्ज को ऐड कर दिया तो ये हो जाता है 16,77,225. Now this is more than 57 lakh, तो I don't think marginal relief would be applicable, but still उसको आप चेक कर सकते हो. 50 लाख की इनकम पे कितना आ रहा है टैक्स और 57 लाख की इनकम पे कितना आ रहा है. If the increase in tax is more than the increase in income, then there will be a case of marginal relief. I don't think it is applicable. अगर देखना चाहे तो 50 लाख की इनकम पे टैक्स आता है 13,12,500, 1,12,500 प्लस 12 लाख, और अभी इंक्रीज इन टैक्स तो सिर्फ कुछ 3.5 लाख हुआ है, whereas इंक्रीज इन इनकम तो ज्यादा हुआ है. सो देयर इज नो केस ऑफ मार्जिनल रिलीफ. सो बस इसमें हम लोग 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर देंगे. 67,089 रुपीज. तो हमको मिल जाएगा टैक्स लाइबिलिटी एज पर द ओल्ड टैक्स रिजिम. सो द ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ एनी टीडीएस और एनीथिंग, विच इज ₹17,44,314. So as you can see, the tax liability as per the optional tax regime is smaller, is lower as compared to the default tax regime because of these few deductions. आपकी इनकम ऑप्शनल टैक्स रिजिम में रिड्यूस हो गई है, इसीलिए आपका टैक्स रेट भले ही इसमें थोड़े अनफेवरेबल है, बट फिर भी आपका फाइनल टैक्स पेबल कम आ रहा है. Okay, as far as the surcharge and relief is concerned, there is no difference. Okay, surcharge and the cess वगैरह तो वैसे ही लगता है बाद में. तो यही स्टेज पर समझ में आ गया था कि the tax liability as per the optional tax regime is going to be less. So this is our answer to question number 1. अब इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. Okay, आप you can ask me. Okay, now next question, we will be taking up the next question from here onwards, which is question number 2. इसमें लिखा है, इसमें आपको क्या दिया है वो है और फिर क्या पूछा है. आपको पूछा है ascertain her residential status, briefly explaining the relevant provision along with taxability of income for the assessment year 25-26 in the following independent situations. तो ये दिया है आपको 3 अलग अलग situations में आपको residential status और taxability of income बताना है. Let us see. Shweta, a citizen of India, is a chartered accountant.
She is a working partner in Shweta and Varun Associates, which was set up in Chennai, India. She visits foreign country A quite often and provides accounting services to corporates there in her individual capacity. So the services provided there is not as in the capacity of a partner of this firm. In country A, the other country, she is not subject to any income tax. The details of her income for the financial year 24-25 is as follows. So आपको remuneration का details दिया है. Remuneration from her CA firm in India, amount received in India. So clearly this is an income accrued and received in India, Indian income, 16 lakh rupees. It is deductible while computing the income of the firm. तो firm को deduction मिलता है तो partner के हाथ में taxable होता है. So this will be included in her income, normally speaking, for whatever her residential status may be. Income received from providing accounting services in country A, received in bank account in country A, और ये accounting services personal capacity में है, तो ये firm से connected नहीं है. Firm भले ही चेन्नई में setup है. So accounting services की जो income है, it is received in country A, also provided there. So it is clearly a case of foreign income. It will be taxable only if she is ROR. Dividend from companies incorporated in country A and received in a bank account in country A. This is also a foreign income, accrued outside India and received outside India. Income from a business in country A which was set up in country A but is controlled from Chennai, received in country A. So now दूसरी कंट्री में आपको इनकम अक्रू हुई और रिसीव हुई है, बट इट इज फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. इफ इट इज फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया तो वो NOR रहती है, तो उस केस में उसके हाथ में टैक्सेबल होता है. दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फॉरेन इनकम विच विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ R बट NOR. 7 लाख रुपीस. तो ये 4 टाइप की इनकम्स दी हैं. अब इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा है, इफ शी डिड नॉट विजिट इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो अगर उसका स्टे इंडिया में 0 है तो ऑब्वियसली एज पर द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे तो वो रेसिडेंट नहीं है, बट शी कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ डीम्ड रेसिडेंट अंडर सेक्शन 6(1)(a) इफ हर इंडियन इनकम मींस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज मोर देन ₹15 लाख. और जो कि इस क्वेश्चन में क्लियरली है, उसमें ये 16 लाख भी गिनते हैं और ये 7 लाख भी गिनते हैं, क्योंकि फॉरेन सोर्सेज मतलब सिर्फ ये वाली इनकम्स को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, ये इनकम को हम लोग एक्सक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इनकम इज फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. सो वी विल से इन क्वेश्चन नंबर 2A, देखिए उसका जो फर्स्ट सिनेरियो है, क्वेश्चन नंबर 2A का जो फर्स्ट सिनेरियो दिया है आपको, हर स्टे इन इंडिया इज निल. स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये वाला केस है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 इज निल, रही नहीं इंडिया में, बट स्टिल शी कैन बिकम रेसिडेंट. नाउ हर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज. सो आई एम कंसिडरिंग इनकम नंबर 1. ओके, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम. अब उसमें हम लोग कौन सी इनकम्स लेंगे, हम लोग पहली वाली इनकम ले लेंगे. सो फर्स्ट इनकम इज रेम्यूनरेशन फ्रॉम CA फर्म इन इंडिया, income excluding computation of total income excluding income from foreign sources, ये निकाल रहे हैं हम लोग. सो remuneration from CA firm in India, सो आपको दिया है ₹16 lakh. This will be definitely treated as an Indian income. Second point, income from providing accounting services. Income from accounting services, this is in country A and therefore received there, it will not be included. Third point, dividend, again received and accrued in a foreign country, not to be considered in this income. And fourth point, income from a business in country A. Income from a business controlled from India. Business is controlled from India. So this income should be included while calculating this total income excluding income from foreign sources. तो ये incomes को हम लोग include करेंगे. Now this total is clearly more than ₹15 lakh. What is this? This is total income excluding income from
foreign sources, and where income from foreign sources does not cover the income from business controlled from India. So this is 23 lakh. As this income is more than 15 lakhs and she is an Indian citizen, not paying tax elsewhere, not paying tax in any other country. सो कंट्री ए में टैक्स नहीं लग रहा है, सो हम क्या बोलेंगे, शी विल बी डीम्ड अ डीम्ड रेसिडेंट, डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट अंडर सेक्शन 61A. Right? Now if she is a resident under section 61A, then what will happen? Now such a person, such a resident is always a resident but not ordinary resident. Resident but not ordinarily resident is always treated as resident but not ordinarily resident. Hence, incomes from above points number 1 and 4 will be taxable in her hands. So in this case, her total taxable income would be, total income or taxable income would be rupees 23 lakhs. अगर वो, मैं आपको बता दूं, ये वाली इनकम्स का टैक्सेबिलिटी अगर वो ROR होती थी तो चारों इनकम टैक्सेबल है, अगर RNOR है तो पहली और आखिरी इनकम ही टैक्सेबल है, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो फिर तो सिर्फ ये पहली इनकम टैक्सेबल है, उसके बाद में ये नीचे के तीनों इनकम टैक्सेबल नहीं है. सो ओनली दीज टू इनकम्स विल बी कंसीडर्ड. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि इफ शी visits and stays in India for 200 days every year since the 12 preceding years. So clearly, if she visits and stays in India, then she is a resident and ordinarily resident. She is a resident and ordinarily resident. ROR. Okay, for the previous year 24-25. Therefore, all four incomes would be taxable, whether earned in India or outside India. Her total income would have been 16 lakh प्लस ये सारी इनकम्स को आप ऐड कर डालो, प्लस 5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 7 लाख, 23 लाख तो पहले ही था, उसमें और 13 लाख जुड़ गया, सो 36 लाख would become her taxable income. And then the third case, if she did not visit India during the previous year 24-25 and मतलब ये तो यही की बात हो गई, and her income from profession in India is 4 lakh instead of 16 lakhs. मतलब कि जो फर्स्ट वाली इनकम है ये 16 की जगह 4 लाख है. Now the scenario changes. 4 plus 7 11 lakh ही होता है. So if she did not visit India and the income from CA firm is 4 lakh instead of 16 lakh. So her total income excluding income from foreign sources would be 4 lakh plus 7 lakh, क्योंकि ये जो 7 लाख था ये तो सेम है, 4 लाख प्लस 7 लाख होता है 11 lakh. That is less than or equal to 15 lakh. So she will not be deemed to be a resident. As per section 61A. So she is a
non-resident in that case. Only her income accrued in India, accrued or received in India would be taxable. That is rupees 4 lakh. ओके जो 16 को 4 बना दिया था सिर्फ वो 4 लाख टैक्सेबल रहेगा, तो उसकी इनकम 16 लाख नहीं 4 लाख हो गई, इतना ही टैक्सेबल रहेगा, ये वाली इनकम टैक्सेबल नहीं रहेगी. इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इवन इफ इट इज फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज नॉट टैक्सेबल इफ शी इज अ नॉन रेसिडेंट. ऑलराइट, तो इसको प्रेजेंट करने के और भी बेटर तरीके हो सकते हैं. हम लोग तीनों केसेस का पहले तो स्टेटस अलग अलग निकाल लेंगे और फिर टेबुलर फॉर्म में हम लोग आंसर दे सकते हैं. इफ शी इज ROR, in the first case she is RNOR, in the second case she is ROR, third case she is NR, तो कौन सी इनकम इंक्लूड कर रहे हैं वैसा हम टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2A. एज एक्सपेक्टेड हमेशा ही सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट जो है वो रेसिडेंशियल स्टेटस से ही आता है या तो TDS से आता है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस से आया. अब TDS का तो सेकंड पार्ट TDS का ही है, तो ये भी एक्सपेक्टेड ही है. Aryan, a resident individual engaged in the retail trade of auto parts through various stores across Delhi NCR, had total turnover of rupees 15 crores during the financial year 23-24. The following data is furnished relating to the financial year ended 31st March 2025. आपको दिया है he purchased goods for 105 lakhs on 21st May from Diva LLP, LLP firm resident in India. 105 लाख के गुड्स खरीदा एक्सक्लूडिंग GST. आउट ऑफ दिस परचेसेस गुड्स वर्थ रुपीज 5 लाख एक्सक्लूडिंग GST वर रिटर्न्ड ऑन 20th of July due to quality issues for which Diva LLP refunded the money on 20th of February. Assume that the turnover of Diva LLP was rupees 8 crores. तो अब देखिए, अगर आप कोई गुड्स परचेस करते हो एज ए बायर और आपका टर्नओवर ऑफ द बायर इज मोर देन rupees 10 crores and the value of such purchase is more than rupees 50 lakhs, तो अप्लाई हो जाता है सेक्शन 194Q TDS का सेक्शन. आपको TDS के इंप्लीकेशंस पूछ रहे हैं. सो 194Q में 0.1% रेट से आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है. सो आप बोलोगे TDS अंडर सेक्शन 194Q will be equal to 0.1% of the amount in excess of 50 lakhs. तो we will say 55 lakhs. 105 lakh एक्सक्लूडिंग GST ही अमाउंट देखेंगे अगर बिल अवेलेबल है तो 55 lakhs का 0.1% सिर्फ इतना टैक्स डिडक्ट करना होगा, विच इज जस्ट रुपीज 5,500. अब आगे अगर गुड्स रिटर्न होते हैं तो ये उसी महीने में रिटर्न नहीं हुए हैं, 20th जुलाई को रिटर्न हुए हैं, फिर 20th फरवरी को रिफंड मिला है. सो अब जो हमने एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्ट कर लिया था, सो इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट मे बी एनी अदर टैक्स डिडक्टिबल लेटर ऑन आफ्टर दिस रिफंड हैज बीन रिसीव्ड. तो ये रिफंड मिला है तो ये बाद में मिला है, अभी तो आपको टैक्स डिडक्ट करना होगा ऑफ रुपीज 5,500. ओके, यू कैन जस्ट मेंशन if the money is refunded later on due to purchases returns, then the extra tax deducted on account of such returns can be adjusted in the subsequent payments if any. अब इसमें इनके टर्नओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सेलर है उनके टर्नओवर से फर्क नहीं पड़ता है, वो तो TCS के लिए देखते हैं हम लोग, लेकिन यहां पर तो बायर का ही टर्नओवर जा रहा है तो TDS को प्रायोरिटी मिल जाती है. नेक्स्ट, आर्यन पेड रुपीज 77,000 every month to Mr. Kulveer, a resident individual, for providing catering services in his shop under a contract. Every month he is paying 77,000 for catering services. So clearly catering services are covered under section 194C for the purpose of TDS. So TDS under section 194C would apply because the threshold limit is 30,000 per ट्रांजेक्शन और रुपीज 1 लाख इन एग्रीगेट. यहां तो दोनों ही लिमिट एक्सीड हो रही है, तो एवरी मंथ ही हैज टू डिडक्ट अ टैक्स. अब क्योंकि इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहा है तो 1% का रेट लगेगा. 77,000 का 1% होता है 770 पर मंथ, इतना टैक्स डिडक्ट करना होगा. अगर अदर देन इंडिविजुअल HUF पे ही होता था तो 2% का रेट रहता था अंडर सेक्शन 194C. सो ये काफी इजी क्वेश्चन था. 194C तो बहुत ही रिपीटेडली आस्क्ड सेक्शन रहता है, उस पे बेस्ड. All right. Now, the next question, question number 3A.
is based on capital gains as you can see. इसमें आपको बोला है Mr. Mani, a resident individual aged about 45 years, acquired a plot of land in March 2002 for 12,25,000 and paid a stamp duty of 1 lakh on the registry of the land. तो plot of land में दोनों ऐड हो जाएगा, cost of acquisition will be 13.25. He sold this land on 10th October for rupees 80 lakh. The stamp duty valuation assessed by the sub registrar was 83 lakh 50,000. तो सेल वैल्यू के 110% से ज्यादा रहा तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का कोई मीनिंग है, अदरवाइज ये तो उसके 110% से कम है तो दिस कैन बी इग्नोर्ड. Advise Mani about which option of computation of capital gains is more suitable for him as far as his tax liability is concerned, on the assumption that he has no other income chargeable to tax and has not opted out of the provisions. यहाँ स्टूडेंट ने ओल्ड रेजिम लिखा है लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि he has not opted out, मतलब he remains under the default tax regime. तो टैक्स कैलकुलेशन आपको डिफॉल्ट टैक्स regime से करना है. उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको 3 लाख का मान के करना है as per the default tax regime. So cost inflation indices भी दिए हैं. So now as you know, if there is a special case, if the property was purchased before 23rd July 2024 and was sold after holding for at least 24 months on or after 23rd July 2024 by a resident individual or HUF, then for income computation indexation is not available, but for tax computation वो indexation का benefit ले करके कुछ relaxation ले सकता है. So we will first compute the total income. We will first compute the total income of such assessee. So as you can see, we will take the consideration. Section 50C is not applicable because the stamp duty value is not more than 110% of the consideration. So consideration will be taken as rupees 80 lakh, full value of consideration, minus cost of acquisition. Now here the sale of the property is on or after 23rd of July 2024. 10th October 2024 को सेल हुआ है. So हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन लेंगे नॉर्मली, विच विल इंक्लूड स्टैम्प ड्यूटी. सो इट विल बी 12,25,000 प्लस स्टैम्प ड्यूटी पेड. ये आपका परचेज कॉस्ट का ही पार्ट बन जाता है. सो 13,25,000. सो एज फार एज योर इनकम इज कंसर्न, दिस विल बी योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. वेरी इजी. 80 लाख माइनस 13,25,000, 66,75,000. अब आपकी कोई अदर इनकम्स तो है नहीं, सो ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम रहेगी और ये आपकी टोटल इनकम रहेगी. सो दिस विल बी द टोटल इनकम 66,75,000. राइट नाउ टैक्स, नॉर्मली टैक्स देयर ऑन assessee is a resident individual, तो उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाती है on 0 to 3 lakh nil, on balance amount of income which is all LTCG, है ना. बैलेंस इनकम मतलब क्या है? LTCG of rupees 63,75,000 taxable under section 112, right, at the rate of 12.5%. बिकॉज अभी इंडेक्सेशन नहीं लिया है तो 12.5% लगेगा. सो इसमें 3 लाख माइनस कर दो, फिर आप इसका 12.5% निकालो. सो दिस विल बी 79,000 और अदर 7,96,875 रुपीज का टैक्स. दिस विल बी द टैक्स. अब क्योंकि आपकी टोटल इनकम ज्यादा है, आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल. तो सरचार्ज ऑन द अबव एट द रेट ऑफ 10%, 87,656 सरचार्ज लग जाएगा. इसको प्लस कर लो तो ये इनकम टोटल टैक्स आ जाता है, कुछ तो मिस्टेक होगी, 796,875
इंटू 10%, 10% 87,000 कैसे होगा? सो 10% होगा 79,687.5 और 88 बोल सकते हो। इसको ऐड कर लो तो ये मिल जाएगा आपको 8,76,562.5 और 563। इसमें आप ऐड कर दोगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। दिस इज टैक्स कैलकुलेशन एज पर ऑप्शन नंबर 1। इसमें 4% आप ऐड कर दो सेस विच इज 8,76,563 का 4% होता है 35,062 या 063। उसको आप ऐड कर दोगे तो ये हो गया 9,11,626. Okay, this will be the tax payable as per option 1. But now if the assessee wants to claim the benefit of another option which came later on after it was originally announced in the finance bill at the time of the budget speech, बाद में ये ऑप्शन आया कि अगर आपने 23 जुलाई के पहले अगर खरीदा है, मिनिमम 2 साल होल्ड करने के बाद में आपने उसको बेचा है प्रॉपर्टी को, लैंड और बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में रेसिडेंट, इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए, तो आपको टैक्स कंप्यूटेशन के लिए, इनकम कंप्यूटेशन के लिए नहीं, सिर्फ टैक्स कंप्यूटेशन के लिए आपको फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 के पहले वाले प्रोविजंस भी यूज करना अलाउड है। सो व्हाट विल बी द चेंजेस? सी योर टोटल इनकम डज नॉट चेंज, only your tax calculation will change. So a surcharge will be applicable because your total income will be still above rupees 66 lakh, above rupees 50 lakh. So as far as the option 2 is concerned, हम सिर्फ option 2 में capital gain recalculate करेंगे using indexation, but that will not actually change your total income. So consideration, as you can see, option 2 में consideration would be rupees 80 lakhs as we have considered. हम उसमें से माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्सेशन जनरली इज गॉन, बट ये स्पेशल केस में आप कंपैरिजन के लिए ले सकते हो। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दिस विल बी 13,25,000 इंटू 363 इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय मार्च 2002 में खरीदा था, तो 2001-2 का इंडेक्स लेंगे 100। सो 13,25,000 इंटू 363 अपॉन 100। इन लोगों ने इंडेक्स 67 का क्यों दिया है आई डोंट नो, और 23 का क्यों दिया है ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होगा, बट मेनली इट इज 2001-2 का ही यूजफुल है यहां पर। सो 13,25,000 दोनों केस में वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ही है, इसलिए मैंने 3 लाख तक के नील ले लिया था। आई होप ये पार्ट तो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है। अब इंडेक्सेशन लेने के बाद कितना हो जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखिए 13,25,000 इंटू 363 डिवाइड बाय 100। सो द कॉस्ट इज क्वाइट हाई, इंडेक्स कॉस्ट इज 48,09,750। इसको यदि हम लोग अब माइनस करेंगे इतना सारा इंडेक्सेशन लेने के बाद में, सो किस में से 80 लाख में से 48,09,750, तो हमको बचता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज पर दिस कैलकुलेशन। ये हमारे एक्चुअल एलटीसीजी का फिगर नहीं बनने वाला है, ओनली फॉर टैक्स पर्पसेस। अब अगेन देयर विल बी नो अदर इनकम्स, सो देयरफॉर ये एलटीसीजी में पहले 3 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। सो टैक्स ऑन अबव अंडर सेक्शन 112 at the rate of 20% will be equal to C 31,90,250 minus 3 lakh basic exemption limit into 20%, तो ये हो जाता है into 20%. This comes to only rupees 5,78,050. Now our tax before surcharge was this much. अभी टैक्स कम आ रहा है तो ये ऑप्शन बेटर है हमारे लिए। अब इसमें लेकिन सरचार्ज जरूर लगेगा, सरचार्ज लगेगा 10%, 57,805।
सो 5,78,050 इंटू 10% प्लस सरचार्ज आप ऐड कर दोगे, आपको एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी पूछा नहीं बट विच ऑप्शन इज बेटर, तो ये स्टेज पे कंपेयर कर सकते हो, बट सरचार्ज लगेगा क्योंकि टोटल इनकम इज मोर। आप ये देख करके नहीं बोलना है कि ये इनकम तो 50 लाख से कम है तो सरचार्ज नहीं लगेगा, सरचार्ज फिर भी लगेगा। सो 6,35,855 because this is not our actual income, this is just for computation of tax thereon under section 112। सरचार्ज तो एक्चुअल टोटल इनकम के बेसिस पे लगता है जो कि ये है। सो सरचार्ज लग गया और फिर उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ 4%। ओके, तो ये जो फिगर आया इस पे 4% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे विच इज 25,434। इतना ऐड कर दो तो 6,61,289। so this will be the tax payable as per the second option, and because this is less than this, so we will go with the option number 2। so I hope everybody understood that यहां पर सिर्फ इंडेक्सेशन लेने के बाद में जो एलटीसी जा रहा है वो सिर्फ टैक्स रेट अप्लाई करने के लिए यूज हो रहा है। एक्चुअल इनकम में यही वाला एलटीसीजी एज एन एलटीसीजी कंसीडर हो रहा है। और क्योंकि ये क्वेश्चन में और कोई इनकम है नहीं, तो 3 लाख तक का जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो दोनों केस में आप एलटीसीजी में से एडजस्ट करने के बाद आप टैक्स रेट लगा रहे हो। पहले केस में 66.75 के बाद 3 लाख कम करके फिर 12.5% लगाया जो कि 23 जुलाई ऑनवर्ड्स रेट हो गया, और दूसरे केस में भी 31,90,250 में से 3 लाख एडजस्ट करने के बाद 20% लगाया। सो द आंसर वी विल गो विद दिस ऑप्शन। दिस इज मोर प्रिफरेबल ऑप्शन फॉर द असेसी बिकॉज इट विल benefit him by lower taxes, less taxes. All right, this is more suitable. Then the next question. Prabhu, a resident individual aged 45 years is employed with a private, I am seeing कि already 1 hour का पेपर हो चुका है but इनकम टैक्स का सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी नहीं हुआ है। सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट टाइम इन द एग्जाम। अभी तो चलो मैं समझा के कर रहा हूं। Prabhu, resident individual aged 45 years is employed with a private limited company as HR manager। बेसिक सैलरी दिया है, बेनिफिट्स दिया है, कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी अज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तो पहली बात तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर मिलेगा तो सिर्फ 50,000 मिलेगा सैलरी में। ओके, सो रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, तो आपको ये सब चीजें दिया है, हम लोग एक एक करके इसको कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, 3-4 चीजें हैं, सैलरी कंप्यूटेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजिम। सो सबसे पहला कंपोनेंट रहेगा बेसिक सैलरी एज गिवन टू अस। So we will assume it is for the full year, so 80,000 per month into 12। Computation will be 80,000 into 12, so rupees 9,60,000 basic salary। नेक्स्ट चीज आपको दिए रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ओन्ड बाय द कंपनी इन मुंबई फ्रॉम 1st May। He however occupied the accommodation only from 1st December। So उसने 1st December से ऑक्यूपाई किया। Company had bought this house in the financial year 23-24 at a cost of 2 crores। So कंपनी ने 2 crores में खरीदा था और उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है। सब ऐसे केस में अगर कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन है और मुंबई जैसे शहर में है, सो देन वी डोंट सी कंपनी ने कितने में खरीदा था। व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट इज कि सिटी की पॉपुलेशन है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो स्पेसिफाइड लिमिट से उससे ज्यादा जो कि है ही, और उसकी सैलरी जो है रिलेवेंट सैलरी फॉर दिस पर्पस उसका हम लोग सीधा 10% ले लेंगे क्योंकि यहां पर तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है मुंबई की, 10%। नाउ फॉर दिस पर्पस द सैलरी इंक्लूड्स बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, बट सैलरी डज नॉट इंक्लूड द अदर थिंग। सैलरी इंक्लूड्स टैक्सेबल अलाउंसेस। यस, तो इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखोगे तो टेलीफोन अलाउंस है जो रेंट फ्री अकोमोडेशन की सैलरी के लिए इंक्लूड करना चाहिए हमने, बट उसके अलावा अदर थिंग्स सीम टू बी परक्विजिट्स, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो मैं सेकंड नंबर पे पहले मैं टेलीफोन अलाउंस ले लेता हूं।
सो सेकंड नंबर पे पहले मैं टेलीफोन अलाउंस ले लेता हूं क्योंकि उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी कैलकुलेशन। एंड दिस टेलीफोन अलाउंस, सी कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन गिवन फॉर यूज इज 90,000, ये टैक्सेबल नहीं होता है। फोन गिवन फॉर यूज इज नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट, बट टेलीफोन अलाउंस इज अ टैक्सेबल परक्विजिट। 1,000 per month to cover his mobile phone bill. Aggregate mobile phone bill was 15,000. This also does not matter. So telephone allowance will be fully taxable. So 1,000 into 12. This will be rupees 12,000. Now mobile phone given for use. It is not taxable. ये टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होता है। एंड कितना अमाउंट उसने एक्चुअल में स्पेंड किया, दैट डज नॉट मैटर। देन द थर्ड थिंग, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अब हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सैलरी। तो द कैलकुलेशन विल बी 10% ऑफ द सैलरी, 9,60,000 प्लस 12,000, बेसिक सैलरी प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस। क्वेश्चन की बाकी के एस्पेक्ट्स में 3 और 4th नंबर में अलाउंसेस नहीं है टैक्सेबल, वो परक्विजिट्स के नेचर के आइटम्स है, सो दोस आर नॉट कंसीडर्ड फॉर दिस वैल्यूएशन। सो 10% ऑफ 9,72,000, दिस वैल्यू विल बी 97,200। एंड देन द अदर थिंग्स, कंपनी ने कार दिया है, कार सेल किया है मिस्टर प्रभु को, सो कार एक्वायर्ड फ्रॉम द कंपनी, सो इट इज फॉर रुपीज 2,50,000 प्रभु को सेल किया है। एंड 1 ईयर कंप्लीटली कंपनी ने उसको होल्ड किया है, 1 फुल ईयर हुआ है, 1 कंप्लीटेड ईयर। उसके बाद के कुछ जो मंथ उसको इग्नोर करेंगे हम लोग, नहीं इनफैक्ट 2 ईयर्स हो गए, 2022 से 2024। तो कार का वैल्यूएशन अगर आप देखोगे, सो कॉस्ट टू द कंपनी ऑन 1 जुलाई 22 was rupees 10 lakh, right? Cost was rupees 10 lakh minus depreciation for 1 year is, now कार पे depreciation ये वाले पर्पस के लिए लगाते हैं by 20% WDV method, तो 2 lakh rupees depreciation for the first year। फिर हमको बचता है इसका WDV आफ्टर 1 कंप्लीटेड ईयर 1723 को रुपीज 8 लाख। दिस डेप्रिसिएशन इज बाय WDV मेथड। अब और 1 साल का लगाएंगे हम लोग 20%, सो विच विल बी 1,60,000। सो इस एसेट का कार का WDV हो जाता है ऑन 1/7/24 रुपीज 6,40,000। दिस इज सोल्ड टू द असेसी फॉर just rupees 2,50,000, तो 6,40,000 minus 2,40,000, this will be the value of perquisite. So perquisite value will be 640 minus 250, we can say rupees 3,90,000 value of perquisite of car. Then the last one, he is allowed to use video camera and laptop belonging to the company. The company had purchased these assets for 50,000. तो वीडियो कैमरा फॉर यूज, वीडियो कैमरा यूज के लिए मिला है तो ये टैक्सेबल होता है, बट लैपटॉप गिवन फॉर यूज टैक्सेबल नहीं होता है। अब वीडियो कैमरा यूज के लिए दिया तो 10% पर एनम और रेंट पेड बाय द कंपनी, ये ओन्ड है तो 10% पर एनम के हिसाब से सीधा सीधा उसका वैल्यू निकाला जाता है। 50,000 इंटू 10%, सो 5,000 रुपीज विल बी द वैल्यू। एंड लैपटॉप गिवन बाय द कंपनी फॉर यूज is not a taxable perquisite, okay, it is not taxable. So this will give us the gross salary, this will give us the gross salary, as you can see 9,72,000 plus 97,200 plus 3,95,000, so gross salary comes to rupees 14,64,200। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे। वी विल एडजस्ट द स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम द सेम लेस, बट बिकॉज वी आर अंडर द ओल्ड रेजिम तो स्टैंडर्ड डिडक्शन से 50,000 लेना चाहिए।
So this value net taxable salary comes to rupees, स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन नंबर लिख सकते हो 16(1)(a) 14,14,200. Alright, so this will be the answer to this question. ये जो हम लोग ने मुंबई के अकोमोडेशन के लिए 10% लिया, तो उसके रिस्पेक्ट में सैलरी चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, दैट व्हाई वी टेक 10% फॉर दैट. सो ये मैं आपको बता देता हूं, रेंट फ्री अकोमोडेशन के वैल्यूएशन में व्हाई वी कंसीडर 10%. ये देखिए, ये यहां पर आपको लिखा है. So with effect from 1st September 23, the rates have been changed. 2011 सेंसस के हिसाब से अगर 40 लाख से ज्यादा अगर सिटी की पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ द सैलरी हैज टू बी टेकन. एंड सैलरी का जो डेफिनेशन है इस पर्पस के लिए, इट इंक्लूड्स बेसिक पे प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस. वो जो परक्विजिट्स वगैरह है वो नहीं इंक्लूड होता है, तो इसलिए हम लोग ने सिर्फ टेलीफोन अलाउंस लिया है इसमें ध्यान रखते हुए. सो दैट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3B. नाउ द अदर पार्ट्स ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 4, किसी बच्चे ने यहां तक भी सॉल्व किया तो उसका इनकम टैक्स का जितना रिक्वायर्ड पार्ट था वो हो गया. लेकिन अगर क्वेश्चन 2 या 3 स्किप किया तो क्वेश्चन नंबर 4 करेगा. सो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन है यहां तक के. सेकेंड पार्ट इज थियरी, तो ये तो चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं इजीली. स्पेसिफाई द पर्संस हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. सो एडवांस टैक्स सीनियर सिटीजन्स को नहीं पे करना होता है अगर उनकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं होती है तो, और एडवांस टैक्स जिन लोगों का एडवांस टैक्स पेएबल अगर 10,000 से ज्यादा नहीं होता है, सो उन लोगों को भी एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. देन दूसरा आपको अल्टरनेटिव पूछा है कि ट्रू और फॉल्स, तो बहुत ज्यादा हैवी थियरी नहीं पूछा है. देखिए, एन इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड ओनली वंस, सो द स्टेटमेंट इज नाउ फॉल्स. तो सी इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड इवन अगेन जब तक कि आपका ड्यू डेट नहीं होता है 31 दिसंबर वाला और असेसमेंट कंप्लीट नहीं होता है. रिवाइज्ड रिटर्न स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न एंड देन इट कैन बी अगेन रिवाइज्ड. सो दिस इज फॉल्स. Updated return under section 139(8)(a) cannot not be filed if original return is a loss return. तो ये स्टेटमेंट में थोड़ा मुझे एरर दिख रहा है, शायद गलती से cannot not लिख दिया उन्होंने, cannot be filed होना चाहिए था. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अगर ये नॉट वर्ड को मैं इग्नोर करूं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इफ एन ओरिजिनल रिटर्न इज अ लॉस रिटर्न. ओके, कैनॉट नॉट ये इंग्लिश में ऐसा होता नहीं है, बट देन अगर आप ऐसा समझते हो कैनॉट नॉट बी फाइल्ड, सो ये स्टेटमेंट फिर ट्रू है, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल रिटर्न लॉस रिटर्न है तो भी अपडेटेड रिटर्न रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हैं. दैट इज द प्रोविजन. सो कैनॉट नॉट बी फाइल्ड है, सो मींस फाइल नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, तो ऐसी बात सही है, फाइल कर सकते. सो देन दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रू. But if this is by mistake, if this is printed, then the statement becomes false. तो आपको रीजन में थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा that the given statement ignoring the word not is false and the updated return can be filed even if the original return is a return of loss. Updated return has to be a return of income. Okay, and अगर आप मानते हो कि ये स्टेटमेंट ठीक है तो आप बोलोगे ये स्टेटमेंट पूरी ट्रू ही है फिर तो, बिकॉज कैनॉट नॉट बी फाइल्ड ऐसा सही है, मतलब हम फाइल नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, तो बात सही है. सो आई थिंक दिस इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन, फ्रेमिंग एरर हो गया कुछ. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 4A आपको क्या दिया है. Surabhi, a resident individual working partner in 2 firms engaged in the retail business of garments. She provides the following details of her income and losses. तो आपको दिया है compute gross total income of Surabhi for the assessment year 25-26 under the appropriate heads of income and the amount of loss that can or cannot be carried forward assuming that she has opted out of the default tax regime. Will your answer be different in case she does not opt out of the default tax regime? तो मतलब पहले आपको ओल्ड regime से करना है, फिर न्यू regime में क्या चेंजेस रहेंगे वो बताना है. There is no need to compute any tax payable under any of the 2 regimes. तो tax payable नहीं निकालना है, सिर्फ gross total income तक के काम करना है. So चलिए पहले हम लोग ओल्ड regime के हिसाब से सोचेंगे. Remuneration received as a partner from partnership firm deductible while computing the income from the firm. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा आया था. So अगर फर्म की इनकम के कंप्यूटेशन में डिडक्टिबल है तो यहां पर ये ऐड हो जाएगा, पार्टनर के हाथ में बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल हो जाता है ये. ओके, देन
loss from intraday trading in shares of Indian companies listed on a recognized stock exchange, no delivery of shares was taken. So this seems to be a loss, और ये speculative business loss रहेगा. तो ये speculative business का loss है. ये दोनों regime में सिर्फ speculative business income से set off हो सकता है, क्योंकि delivery of shares नहीं लिया है. And if you go and see the definition of speculative business under सी तो पीजीबीपी चैप्टर में आपको बताया था स्पेक्युलेटिव बिजनेस का डेफिनेशन, जहां पर ट्रांजैक्शन इन विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेस और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स इज पीरियडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी. तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्युलेटिव बिजनेस. भले ही इसमें यहां पर आपको ये एक्सेप्शंस हैं, बट कमोडिटी डेरिवेटिव्स का ट्रांजैक्शन नहीं है. ठीक है. सो कैश में अगर सेटल करते थे तो फिर वो रेगुलर बिजनेस, बट यहां पर ये कैश वाला काम नहीं है. सो दिस इज स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस. देन इनकम फ्रॉम द दिस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम दिस. इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सो सिंपल है LTCG. कैपिटल गेन का सी लिख देता हूं मैं. Then wait, let me just put on my charger of the iPad. All right. So interest paid on loan taken for repair of self-occupied house property. ओके, सो रिपेयर पे आपने इंटरेस्ट पे किया, तो यहां पर ध्यान देना, कई बच्चों का ध्यान नहीं जाएगा. सो पूरा 1,20,000 तो नहीं अवेलेबल रहेगा. ओल्ड रिजिम की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस अवेलेबल रहेगा, बट ओनली 30,000, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ओल्ड रिजिम में डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का, बट रिपेयर के लिए अगर लोन लिया है तो देयर इज अ लिमिट ऑफ 30,000. अगर ये एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए रहता था तो 2 लाख तक का मिल जाता था. देन अमाउंट रिसीव्ड एज, अच्छा अब ये हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है ये हम लोग बिजनेस इनकम में से या कैपिटल गेन इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस टुवर्ड्स सेल ऑफ अ शॉप व्हिच वाज लेटर फॉरफिटेड as the buyer could not comply with the conditions. तो forfeiture of advance is an income from other sources. Share of loss from partnership firm B, it is having no tax treatment because share of profit from a partnership firm exempt होता है under section 10(2)(a), तो share of loss का भी कोई tax treatment नहीं होता है. Loss on betting not allowed because betting में कोई expenditure का deduction से allowed नहीं रहता है, betting, gambling वगैरह, casual winnings. Interest on FD rupees 0.8 lakh. FD of rupees 10 lakh was gifted to her by her father-in-law. So अब ये देखिए, Surabhi resident individual, she was gifted fixed deposit by her father-in-law. So उस पे जो interest है that would be clubbed in the hands of her father-in-law. Why? Because there is a case that if the father-in-law transfers assets without adequate consideration to the daughter-in-law and she earns income from those assets, such income would not be includable in her hands. तो ये वाली इनकम को क्या हो जाएगी, ये क्लब हो जाएगा, clubbed in the hands of her father-in-law. So अगर मैं क्लबिंग वाला चैप्टर खोलूं तो उसमें हमको मिल जाएगा इससे रिलेटेड पॉइंट, क्लबिंग ऑफ इनकम्स. ये देखिए, यस, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड टू सन्स वाइफ. एग्जाम्पल में वो ही लिखा हुआ है, बैंक डिपॉजिट ऑफ 25,000 इज गिवन, इनकम अक्रू टू सन्स वाइफ विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एक्स. तो सन्स वाइफ की इनकम में वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, राइट. फॉलोइंग आर द लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, बॉट लिखा है गलती से, ब्रॉट फॉरवर्ड होना चाहिए. सो लॉन्ग टर्म लॉस, कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स रुपीज 3.8 लाख. सो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लॉस बिल्कुल ला सकते थे और ये लॉस को आप सिर्फ LTCG में से एडजस्ट कर सकते थे. आपके पास में 9 लाख प्लस का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है प्रॉपर्टी का, तो उसमें से आप बिल्कुल शेयर्स वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकते हो 3.8 लाख को. लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इसको भी आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके ला सकते थे, तो ये रिसेंट ईयर का ही है, 25,000 का लॉस है, इसको आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की एक्टिविटी के साथ में एडजस्ट कर सकते हो. सो दैट इज पॉसिबल.
So how to present this? So again, let me do it for you. First of all, under the optional tax regime, question number 4a, computation of gross total income under the optional tax regime. If you opt to shift out, तो चलिए, तो मैं सीधा लिख रहा हूं. फर्स्ट पॉइंट इज हेड वाइज अगर हम लोग चले तो हमारा पहला हेड रहता है इनकम फ्रॉम सैलरीज. तो सैलरी इनकम तो है नहीं. हाउस प्रॉपर्टी, सो देयर इज अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी of rupees 30,000, because as for self-occupied property, NAV has been taken as nil and deduction of interest under section 24B is restricted to rupees 30,000 in case of loan for repairs. In case of loan taken for repairs. So हम लोग इतना लॉस है. अब ये लॉस जो है ये हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख अगेंस्ट एनी अदर हेड इनकम. सो सेट ऑफ अगेंस्ट, आप कोई भी इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं. नाउ क्योंकि हम लोगों को यहां पर टैक्स कैलकुलेशन वगैरह तो बोला नहीं है, सो वी में सेट इट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस इनकम और वी में सेट इट ऑफ अगेंस्ट द कैपिटल गेन इनकम और अदर सोर्सेज इनकम. बिजनेस इनकम और अदर सोर्सेज में स्लैब रेट्स लगेगा तो हम लोग उसमें कर सकते हैं सेट ऑफ. अगर हमको लगता है कि स्लैब रेट वाला जो टैक्स है वो ज्यादा जा रहा है एज कंपेयर टू कैपिटल गेन्स पे जो रेट है, सो सेट ऑफ अगेंस्ट पीजीबीपी इनकम. यस, एंड ज्यादा जाएगा भी क्योंकि आपका एलटीसीजी जो है वो मान लेते हैं कि 12.5% वाले रेट पे टैक्सेबल है और आपकी अदर इनकम्स 5 लाख के जो ऊपर है वो 20% रेट पे रहती है. तो वी विल बेटर इट इज सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस इनकम, सो टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000. सो इतना लॉस है, 30,000 का सेट ऑफ कर लेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस बचेगा कुछ भी नहीं कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. एंड रिमेनिंग इंटरेस्ट का भी लैप्स हो जाएगा. आपने भले इंटरेस्ट 1,20,000 पे किया है बट वो लैप्स हो जाएगा. अब हेड वाइज अगर हम लोग चले तो नेक्स्ट हेड होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. अब उसमें सबसे पहली इनकम जो है वो है रेम्यूनरेशन एज अ पार्टनर. रेम्यूनरेशन एज अ पार्टनर, ये रेम्यूनरेशन है तो ये टैक्सेबल रहेगा. अगर ये प्रॉफिट शेयर रहता था तो ये टैक्सेबल नहीं रहता था, देन इट वुड हैव बीन एग्जेम्प्ट. So rupees 9,70,000. It is also deductible while computing the income of the firm. सबसे पहले इसमें से सेम हेड के लॉसेस है तो सेट ऑफ होगा, बट पीजीबीपी हेड में कोई और लॉस नहीं है. सो वी विल स्ट्रेट अवे ब्रिंग दिस हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड सेट इट ऑफ. तो वी विल एडजस्ट फ्रॉम दैट हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ रुपीज 30,000. तो आर बिजनेस इनकम देन कम्स टू रुपीज 9,40,000. बिकॉज इसके अलावा पीजीबीपी हेड में जो दूसरी चीजें हैं, एक है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग इन शेयर्स विदाउट डिलीवरी. लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो ये जो लॉस है रुपीज 4 लाख का, दिस शुड बी कैरिड फॉरवर्ड. ओके, ये आपके फाइनल कंप्यूटेशन में नहीं आएगा. दिस इज टू बी carried forward. It can be set off only against speculative business income to be carried forward to the next assessment year. Okay, we are talking about assessment year 25-26. Speculative business loss को हम लोग 4 साल तक के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. Then loss from partnership firm, ये एग्जेम्प्ट सोर्स से होता है
therefore it is not available for set off. Okay, not available for set off because ये सोर्स से अगर हमको इनकम होती थी, फर्म से अगर हमको इनकम होती थी, प्रॉफिट का शेयर मिलता था, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता था. As the source is exempt, as the source is exempt under section 10(2)(a, एग्जेम्प्ट सोर्स का जो लॉस है वो अवेलेबल नहीं रहता है. उसके अलावा पीजीबीपी हेड से संबंधित और कुछ इंफॉर्मेशन हमको दी नहीं है. हम लोग ने ये सारी चीजें कंसीडर कर लिया, इसके बारे में भी लिख दिया मैंने. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट हेड. तो मैं यही टेबल को कंटिन्यू करता हूं ऑन द नेक्स्ट पेज. सो आप देखिए उसमें क्या है, अब कैपिटल गेन्स. सो कैपिटल गेन्स, थर्ड पॉइंट. कैपिटल गेन्स हेड में अगर आप देखोगे, सो यू हैव अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी विच इज अदरवाइज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112. तो 9,20,000. तो ये आप इनर कॉलम में लिख लो क्योंकि इसमें से आप सेट ऑफ कर सकते हो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन अनलिस्टेड शेयर्स, जो कि अलाउड है. सो क्योंकि सोर्स एग्जेम्प्ट नहीं है, सो 3,80,000 का लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सो ये हो जाता है 920 माइनस 380, सो 5,40,000 विल बी द टैक्सेबल एलटीसीजी. उसके अलावा कैपिटल गेन से संबंधित और कोई चीज नहीं लिखी है. सो दैट्स इट. देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस IFOS. अब इसमें देखिए क्या क्या इसकी इनकम्स दी हैं आपको. पहला आपको लिखा है इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस विच इज ₹7 लाख. अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ द असेसमेंट ईयर 24-25 फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस. इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है अमाउंट की, ये सेम टाइप की इनकम से एडजस्ट हो सकता है. सो दिस इनकम नाउ बिकम्स 6,75,000. उसके अलावा अदर सोर्सेस की आपकी और क्या क्या इनकम्स है. सो अदर सोर्सेस का आपको एक ये दिया है, यस, अमाउंट फोरफिटेड है ना, फोरफीचर, इट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56. अमाउंट फोरफिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कैपिटल एसेट, in respect of a sale of a shop, ठीक है, where buyer could not fulfill the terms of the contract. So ये अमाउंट फोरफिटेड भी सीधा सीधा टैक्सेबल रहेगा. इसके साथ सेट ऑफ करने के लिए कोई हमारे पास लॉस अवेलेबल नहीं है, ₹5 लाख. सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दो चीजें आ गई हैं यहां पर. और लॉस ऑन बेटिंग जो है आप चाहे तो यहां लिख सकते हो, चाहे तो अलग से नोट लिख सकते हो. लॉस ऑन बेटिंग not allowed as no deduction from betting is allowed. Okay, as no deduction from such income is allowed. तो इसके लॉस का भी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता है. सो दैट्स इट. अच्छा, और एक चीज है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, it will be clubbed in the hands of her father-in-law, so not taxable in her hands. Under section 64. Okay, so ये असेसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं रहेगा. रुपीज 80,000, सो ये टैक्सेबल नहीं रहेगा, इसलिए डैश कर देता हूं. इसके बारे में भी हमने मेंशन कर दिया, राइट. क्लब्ड, लॉस ऑन बेटिंग नॉट अलाउड. लेट मी जस्ट चेक कुछ मिस तो नहीं हुआ. सो वी हैव कंसीडर्ड ऑल द वैल्यूज गिवन. अब ये हो गया आपका टोटल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम अंडर द
old tax regime, gross total income as per the old tax regime, we can just calculate 9,40,000 plus 5,40,000 plus 6,75,000 plus 5 lakh, so ये होता है 26,55,000 ग्रॉस टोटल इनकम एज पर द ओल्ड टैक्स रिजिम। अब यदि हम लोग न्यू टैक्स रिजिम में जाएंगे तो फिर इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही चेंज होगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी नो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल अंडर सेक्शन 24B फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अंडर द न्यू टैक्स रिजिम। बाकी चीजों में तो डज नॉट सीम दैट देयर इज एनी चेंज। तो अगर ये लॉस नील हो गया तो पीजीबीपी की इनकम आपकी बढ़ जाएगी 30,000 से। सो आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं, इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B in respect of interest on self-occupied property would not be allowed at all. Therefore, loss from house property हो जाएगा नील। Therefore, PGBP इनकम जो है उसमें से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, सो इट वुड बी रुपीज 9,70,000 एंड अकॉर्डिंगली आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी 30,000 से बढ़ जाएगी 26,85,000, क्योंकि बाकी की कोई गेन्स और लॉसेस में रेजिम वाइज कोई चेंज नहीं होता है। सो ग्रॉस टोटल इनकम 26,85,000 हो जाएगी इन दैट केस। आपको टैक्स कंप्यूटेशन दोनों केस में नहीं बोला है। एंड लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड, सिर्फ एक लॉस जो कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस था 4 लाख, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो न्यू रेजिम में भी अलाउड रहेगा, बाकी सब सेम। इज दैट ओके? So no other losses would be allowed to be carried forward, such as loss from betting, again not allowed. So friends, I have already discussed the B part. This is the conclusion of the income tax descriptive part of the paper. I already have uploaded the videos of GST and even the MCQ part. तो आप पूरा सब देख सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। Thank you friends. There can be mistakes in the answers. So if there is any on which you come to know, तो फिर please let me know. Thank you.